अरे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कक्षा 12वीं केमिस्ट्री के पूरे किताब के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि आपके सभी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, यानी कि सभी आपके जो प्रश्न आते हैं न्यूमेरिकल भी। उसके बाद क्या होता है जब, यानी कि आपका जो पूछा जाता है, उसके बाद कैसे प्राप्त करोगे, और अभिक्रिया, यानी कि आपके सभी प्रकार के जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे, सभी प्रकार के प्रश्न इसमें बताए जाएंगे। वो भी कैसे प्रश्न जो हर साल आने वाले सभी प्रश्न हैं। इसको आप मैराथन क्लास कहिए या महा मैराथन क्लास कहिए, आपको सभी प्रकार के प्रश्न एक ही वीडियो में मिलेंगे। उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर आपको बहुविकल्पी प्रश्न, न्यूमेरिकल प्रश्न, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, और अभिक्रिया, सभी प्रकार के क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिलेंगे। अब आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं आपका बहुविकल्पी प्रश्नों से, जिसमें आपका पहला प्रश्न है कि शुद्ध जल की मोलरता होती है, यानी जो शुद्ध जल होता है उसकी मोलरता कितनी होती है। आपका 55.56, या फिर दूसरा ऑप्शन दिया है 5.556, तीसरा दिया है 0.18, चौथा दिया है 0.018। तो आपके शुद्ध जल जो होता है उसकी मोलरता कितनी होती है। तो आपका जो शुद्ध जल होता है उसकी मोलरता कितनी होती है, तो आपका 55.56 होती है, यानी कि पहला नंबर का जो ऑप्शन है एकदम सही होगा। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण अणुसंख्य गुणधर्म है, यानी इनमें से जो है आपका कौन सा जो है अणुसंख्य गुणधर्म है। श्यानता है, दूसरा ऑप्शन है परासरण दाब, तीसरा है प्रकाशिक गुणन, चौथा है पृष्ठ तनाव। तो निम्नलिखित में से आपका कौन सा है जो अणुसंख्य गुणधर्म है, तो आपका परासरण दाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका एकदम सही होगा। प्यारे बच्चों, इसमें जितने भी प्रकार के आपके क्वेश्चन होंगे सभी आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, चाहे न्यूमेरिकल हो या बहुविकल्पी हो या फिर अभिक्रिया हो, सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है, यानी आपका जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है उसके लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, आपका लीटर सेकेंड इनवर्स होता है। दूसरा ऑप्शन है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तीसरा ऑप्शन है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, चौथा ऑप्शन दिया है मोल सेकेंड इनवर्स। यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक आपका क्या होता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यानी कि जो आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है आपका होता है मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। अगला यानी चौथे नंबर का प्रश्न है, संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का तत्व है, यानी जो संक्रमण तत्व होते हैं उसमें से 4D श्रेणी का तत्व इनमें से आपका कौन सा है। तो आपका इसमें से जो सही उत्तर होगा 47B, यानी कि 47B जो है आपका एकदम सही उत्तर होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन है CH Cl3 ऑक्सीकरण पर देता है, यानी जो CH Cl3 आपका है वो ऑक्सीकरण पर क्या देता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में। तो CH Cl3 आपका ऑक्सीकरण पर क्या देता है, फॉस्जीन देता है। दूसरा ऑप्शन है फार्मिक अम्ल, तीसरा दिया है फॉर्मिल क्लोराइड, चौथा दिया है मेथिल क्लोराइड। यानी CH Cl3 आपका जो है ऑक्सीकरण पर क्या देता है, तो CH Cl3 जो है आपका ऑक्सीकरण पर फास्जीन देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एकदम सही होगा। यानी कि CH3 जो है आपका Cl3 ऑक्सीकरण पर क्या देता है, तो फॉस्जीन देता है। अगला यानी छठवें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फेयलिंग विलयन का अपचयन नहीं करता है। यानी इनमें से तीन तो ऐसे हैं आपके जो फेयलिंग विलयन का अपचयन करते हैं, लेकिन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन फेयलिंग विलयन का अपचयन नहीं करता है। तो आपका फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मेल्डिहाइड या फिर एसिटिल्डिहाइड, यानी कि इनमें से कौन सा है जो फेयलिंग विलयन का अपचयन नहीं करता है। तो आपका जो एसिटिक अम्ल होता है वो फेयलिंग विलयन का अपचयन नहीं करता है, बाकी फार्मिक अम्ल, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिल्डिहाइड जो होते हैं वो फेयलिंग विलयन का अपचयन करते हैं। यानी कि आपका जो सिर्फ एसिटिक अम्ल जो होता है वो फेयलिंग विलयन का अपचयन नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो है एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है, यानी जो डीएनए होता है उसमें कौन सा क्षारक आपका नहीं होता है। यानी कि डीएनए में आपका कौन सा क्षारक नहीं होता, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल या फिर एडेनिन। तो डीएनए में आपका कौन सा क्षारक नहीं होता है, तो आपका यूरेसिल नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही होगा। यानी कि डीएनए में जो है आपका यूरेसिल नहीं पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही होगा। अगला यानी कि आठवां जो बहुविकल्पी प्रश्न है, सबसे मीठी शर्करा है, यानी इनमें से आपकी सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। ग्लूकोज होता है, माल्टोज होता है, सुक्रोज होता है या फिर फ्रक्टोज होता है। तो आपका जो सबसे मीठी शर्करा होती है कौन सी होती है, फ्रक्टोज होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका एकदम सही होगा। यानी कि सबसे मीठी जो आपकी शर्करा होती है वो कौन सी होती है, फ्रक्टोज होती है, कि यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है एकदम सही होगा। अगला जो है अब आपका लिखने वाला प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न है मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज को परिभाषित कीजिए और प्रतीक, इकाई और सूत्र भी बताइए। यानी मोललता, मोलरता और मोल प्रभाज की जो है परिभाषा आपको पूछा है, प्रतीक और इकाई और इसका सूत्र भी पूछा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोलरता। तो किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या
को बिलियन की मोलरता कहते हैं। यानी किसी बिलियन में आपका जो होता है 1 लीटर में घुले जो विलेय के मोलों की संख्या होती है, उसी को आपके बिलियन की मोलरता कहते हैं और इसे यम से दर्शाते हैं। यानी जो आपकी मोलरता होती है, तो आपका मोलरता को प्रदर्शित किससे करते हैं? तो यम से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी इकाई अगर आपसे पूछे, यानी मोलरता की इकाई क्या होती है? तो मोलरता की आपकी जो इकाई होती है वो मोल प्रति लीटर होती है। यानी कि अगर इकाई पूछे तो मोल प्रति लीटर। अब मोलरता का फॉर्मूला आपका क्या होता है? तो मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे में बिलियन का आयतन, वो भी एमएल में, गुणे हजार होता है। यही आपका जो होता है मोलरता की आपका जो होता है सूत्र होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे में बिलियन का आयतन एमएल में गुणे हजार। अब देखते हैं इसको आप लिखेंगे, आप जब इकाई यानी कि सूत्र को जब शॉर्ट में लिखेंगे तो कैपिटल एम बराबर कैपिटल डब्ल्यू बटे में स्मॉल एम गुणे का भी, वो भी जो आयतन है वो किसमें होगा? एमएल में, गुणे हजार। जहाँ मोलों की संख्या स्मॉल एन बराबर होता है क्या? कैपिटल डब्ल्यू बटे में स्मॉल एम। अब जहाँ आपका सभी को बता दें, जहाँ डब्ल्यू जो है विलेय का भार है और यम जो है आपका विलेय का अणु भार है और बी जो है विलयन का आयतन है। अब अगला देखेंगे इसी में आपका मोलरता की परिभाषा। मोलरता जिस प्रकार था उसी प्रकार आपका मोलरता होगा। तो मोलरता क्या होता है? 1 किग्रा विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। यानी जो मोलरता था उसे कैपिटल यम से, और उसमें जो है 1 लीटर विलेय के यानी कि किसी बिलियन की 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या था। लेकिन यहाँ पर क्या है? 1 किग्रा विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक आपका होता है वो मोल प्रति केजी होता है। यानी मोल प्रति किग्रा का या मोल प्रति केजी होता है। अब मोलरता बराबर आपका फॉर्मूला क्या होगा? विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार, वो भी ग्राम में, गुणे हजार। यानी मोलरता का जो सूत्र होगा विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार ग्राम में, गुणे हजार। अब इसका जो है शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि जब छोटे में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? स्मॉल एम बराबर डब्ल्यू बटे में यम गुणे का डब्ल्यू, वो भी ग्राम में, गुणे हजार। जहाँ डब्ल्यू जो आपका होता है विलेय का भार, ये स्मॉल एम विलेय का अणु भार और डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू जो होता है विलायक का भार होता है। अगला यानी कि उसमें तीसरा है, यानी कि उसमें 3 पूछा था, मोलरता और मोल प्रभाज की। तो मोल प्रभाज अब आपका क्या होता है? प्यारे बच्चों, इसमें जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे सभी प्रकार के बताएंगे। यानी बहुविकल्पी प्रश्न, न्यूमेरिकल, नियम और आपके क्या होता है वाला और कैसे प्राप्त करोगे, और कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रिया। तो मोल प्रभाज देखेंगे अब, यानी कि जितने भी प्रश्न होंगे सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो मोल प्रभाज क्या होगा? किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। घटक का मोल प्रभाज जो होगा क्या होगा? घटक के मोलों की संख्या बटे में कुल घटकों के मोलों की संख्या। यानी अगर आपको मोल प्रभाज निकालना रहेगा तो ए का मोल प्रभाज बराबर यक्स ए बराबर एन ए बटे में एन ए प्लस का एन बी, और बी का जो मोल प्रभाज होगा वो क्या होगा? यक्स बी बराबर एन बी बटे में एन ए प्लस का एन बी, जहाँ यक्स ए जो है ए का मोल प्रभाज है और यक्स बी जो है बी का मोल प्रभाज है, और एन ए बराबर ए के मोलों की संख्या है और एन बी जो है बी के मोलों की संख्या है। यहाँ यानी कि आपका यक्स ए जो था ए का मोल प्रभाज है और यक्स बी जो है बी का मोल प्रभाज है, और एन ए जो है ए के मोलों की संख्या और एन बी जो है बी के मोलों की संख्या है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, यानी कि हेनरी का नियम क्या है, इसका सूत्र, सीमाएं और अनुप्रयोग क्या है। यानी हेनरी का नियम जो है ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हेनरी का नियम क्या है, इसका सूत्र, सीमाएं और अनुप्रयोग क्या है? तो देखते हैं हेनरी का नियम क्या होता है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है। यानी कि यही आपका हेनरी का नियम है। यानी स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता जो होती है दाब के समानुपाती होती है, यही आपका हेनरी का नियम होता है। विलेयता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दाब, यानी विलेयता जो होती है समानुपाती होती है दाब के। तो यम जो स्मॉल यम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल पी। तो यम बराबर यहाँ पर की एच जो है एक नियतांक है, की एच पी, जहाँ यम जो है यानी कि स्मॉल यम जो है आपका घुली गैस की मात्रा है, पी जो है दाब है, और के एच जो है हेनरी स्थिरांक यानी कि नियतांक है। अब जो आपका नियम होता है उसकी सीमाएं क्या क्या होती हैं? इसमें पहली जो सीमाएं है वो है यह तनु विलयन पर लागू होता है। यानी जो आपका हेनरी का नियम होता है वो किस पर लागू होता है? सिर्फ तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरा, इसमें ताप उच्च होना चाहिए। यानी जो हेनरी का नियम होता है इसमें ताप क्या होना चाहिए? आपका उच्च ताप होना चाहिए। तीसरा दिया है इसमें दाब कम होना चाहिए। यानी हेनरी का जो नियम होता है इसमें दाब क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। यानी हेनरी के नियम में जो है दाब है वो कम होना चाहिए। चौथा है इसमें विलय की मात्रा विलायक में कम हो।
यानी इसमें जो विलय की मात्रा होती है वो विलायक में कम होनी चाहिए। अब हेनरी के नियम के अनुप्रयोग देखते हैं। हेनरी के नियम का जो अनुप्रयोग पहला है वो शीतल पेय पदार्थों में, यानी इसका जो प्रयोग होता है किसमें, शीतल पेय पदार्थों में होता है। दूसरा होता है गोताखोर द्वारा, यानी इसका जो दूसरा प्रयोग होगा आपका गोताखोर द्वारा होगा। तीसरा होगा पर्वतारोही, यानी फेफड़ों की क्रियाविधि के लिए, यानी जो पर्वतारोही होते हैं उनके लिए। अब देखते हैं अपने अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है राउल्ट का नियम क्या है, इसका सूत्र सीमाएं क्या है। यानी जैसे हेनरी का नियम था उसी प्रकार आपका राउल्ट का नियम भी बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो राउल्ट का नियम क्या है, इसका सूत्र सीमाएं क्या है। तो देखते हैं सबसे पहले आपका राउल्ट का नियम क्या है। तो किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ घोलने पर विलियम के विलियन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी कि जो किसी विलायक में कोई अवाष्पशील जो वैद्युत अनवघट्य पदार्थ घोलते हैं तो विलयन के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलयन के मोल विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही आपका होता है राउल्ट का नियम। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर विलेय का मोल प्रभाज, यानी कि पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी नॉट बराबर का स्मॉल एन बटे में स्मॉल एन प्लस का कैपिटल एन। अब तनु विलयन के लिए जब देखेंगे आपका तो इसको कैसे लिखेंगे, तनु विलयन के लिए आपका कैसे होगा, तनु विलयन के लिए स्मॉल एन प्लस का कैपिटल एन बराबर का कैपिटल एन हो जाएगा। तो पी नॉट माइनस का पी एस बटे में पी नॉट बराबर का स्मॉल एन बटे में कैपिटल एन। यही फॉर्मूला आपका यहाँ से जब इसको इसी तरह उतार देंगे उसके बाद इसको जब है इसको बदलेंगे, ये मोलों की संख्या होता है। तो डब्लू बटे में स्मॉल एम, उसके बाद कैपिटल डब्लू बटे में कैपिटल एम। तो यहाँ से आप इसको बदल देंगे, यानी स्मॉल एन का मान ये हो जाएगा आपका और कैपिटल एन का मान आपका ये हो जाएगा। और जब वहाँ से आपका फॉर्मूला बनाएंगे तो पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी नॉट बराबर का आपका जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो स्मॉल डब्लू बटे में स्मॉल एम गुणे का कैपिटल एम बटे में कैपिटल डब्लू, जहाँ पी नॉट शुद्ध विलाय का वाष्पदाब होता है और पी एस जो है विलियन का वाष्पदाब होता है और स्मॉल डब्लू जो होता है विलेय का भार होगा और स्मॉल एम जो है विलेय का अणु भार होगा और कैपिटल डब्लू जो होगा विलायक का भार होगा और कैपिटल एम जो है विलायक का अणु भार होगा। अब जो है देखेंगे आपके राउल्ट के नियम की जो है सीमाएं क्या क्या होती हैं, यानी राउल्ट का जो नियम होता है वो किन किन सीमाओं पर बाधित होता है। तो यह तनु विलयन पर लागू होता है, यानी जो राउल्ट का नियम होता है वो किस पर लागू होता है, तनु विलयन पर लागू होता है। यह अवाष्पशील पदार्थ पर लागू होता है, यानी जो राउल्ट का नियम है अवाष्पशील पदार्थ पर भी लागू होता है। इसमें ताप स्थिर होना चाहिए, यानी जो कि राउल्ट का आपका जो नियम होता है इसमें ताप क्या होना चाहिए आपका, स्थिर होना चाहिए। यानी राउल्ट के नियम में जो ताप होता है आपका वो क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। अगला आपका यह वैद्युत अनवघट्य पदार्थ के विलयन पर लागू होता है, यानी आपका जो राउल्ट का नियम होता है वो किस पर लागू होता है, और वैद्युत अनवघट्य पदार्थ के विलयन पर भी लागू होता है। अगला यानी कि आपका जो है वोल्टेज अभिक्रिया, यानी वोल्टेज अभिक्रिया क्या होती है, और ये भी जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका लगभग हर साल पूछा जाता है। अब वोल्टेज अभिक्रिया देखते हैं क्या होती है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हाइलाइट के दो अणु सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि आपका जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हाइलाइट के दो अणु जो होते हैं सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं तो आपका हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है और इसी अभिक्रिया को जो है वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपका ये हो जाएगा CH3Cl, ये आपका एल्किल हाइलाइड हो जाएगा और दो बोला था तो आपका CH3Cl जो है दो बार हो जाएंगे और यहाँ पर जो है प्लस में 2Na सोडियम आपका हो जाएगा। ये आपका है जो मेथिल क्लोराइड, और किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब क्रिया करते हैं तो आपका क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। तो जो आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस का क्या बचेगा आपका 2NaCl। दो हमने यहाँ पर क्यों लगा है, बैलेंसी के लिए, यानी कि आपका जो समीकरण है वो बैलेंस रहे। तो यहाँ पर आपका बचेगा 2NaCl, यानी कि आप या आप इसको CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिखिए या फिर आप इसको लिखिए C2H6 जिसको एथेन बोलते हैं आपका। तो यही आपका जो होगा वोल्टेज अभिक्रिया होगा जब एल्किल हाइलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हाइलाइड के दो अणु सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को जो है वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। तो यही हो जाएगी आपकी वोल्टेज अभिक्रिया। अब आगे देखते हैं आपका वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, यानी कि वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया आपकी दूसरी अभिक्रिया होती है। तो दूसरी अभिक्रिया हम देखेंगे आपका वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। तो वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया आपकी क्या होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एक अणु हेलोएरिन तथा एक अणु एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो एल्किल एरिन यानी कि टालुइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब आपका शुष्क ईथर की उपस्थिति में
एक अणु हेलोएरिन का तथा एक अणु जो है एल्किल हैलाइड का क्रिया जो है सोडियम धातु से कराते हैं तो आपका क्या प्राप्त होता है, टॉलुइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को जो है वुटर्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अब इस अभिक्रिया को जो है उदाहरण के साथ देखेंगे। ये आपका एक अणु जो हो गया हेलो एरिन का हो गया, ये आपका हो गया यहाँ पर Cl जुड़ा रहेगा, ये आपका हेलो एरिन का एक अणु हो गया। प्लस में आपका हो जाएगा आपका CH3Cl यानी हेलो एल्केन का एक अणु हो गया। अब इसकी क्रिया जो है आपका सोडियम से कराते हैं और किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। जब इन दोनों की अभिक्रिया हेलो एरिन की और हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराते हैं और किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो आपका टॉलुइन प्राप्त होता है जिसको एल्किल एरिन बोलते हैं। तो इसी को, यही जो आपकी अभिक्रिया होती है क्या होती है, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया होती है। और आपका बचता क्या है, 2NaCl यानी NaCl बचता है और यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए 2 यहाँ और 2 यहाँ जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ से Cl और यहाँ से Cl आपका 2 Cl मिलेगा, इसीलिए सोडियम में 2 जोड़ते हैं तो आपका 2 मेंटेन हो जाता है बैलेंसिंग। अब आगे देखते हैं आपका अगला कौन सी अभिक्रिया है। अगली जो आपकी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है हुंस-डीकर अभिक्रिया है और ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया और लगभग बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो हुंस-डीकर अभिक्रिया क्या होती है, CCl4 की उपस्थिति में जब वसी अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। यानी आपका जो CCl4 होता है उसकी उपस्थिति में जब वसी अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं तो आपका एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, आपका हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको देखेंगे उदाहरण के साथ पूरा कैसे आपका हुंस-डीकर अभिक्रिया जो है पूर्ण होती है। तो ये आपका हो जाएगा CH3COOAg यानी सिल्वर एसीटेट प्लस में Br2, इसकी किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे, CCl4 की उपस्थिति में। और किसकी अभिक्रिया कराएं, आपका वसी अम्ल के साथ सिल्वर लवण की, यानी वसी अम्ल के साथ आपका सिल्वर लवण की। तो आपका क्या प्राप्त होता है, मेथिल ब्रोमाइड CH3Br प्लस का AgBr प्लस का CO2 प्राप्त होता है। तो यही आपकी जो अभिक्रिया होती है कौन सी होती है, हुंस-डीकर अभिक्रिया होती है। प्यारे बच्चों, आपको एक बार फिर से बता दें, इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे सभी क्वेश्चन जो है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों पर एकदम ध्यान से गौर करिएगा। अब अगली जो अभिक्रिया है वो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। यानी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर टॉलुइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। यानी जो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड होता है उसकी उपस्थिति में जब बेंजीन की क्रिया जो है किसके साथ कराते हैं, मेथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो आपका क्या प्राप्त होता है, टॉलुइन प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को जो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब आपका निर्जल एल्युमिनियम जो होता है क्लोराइड उसकी उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराते हैं तो आपका टॉलुइन प्राप्त होता है। इसी को जो है आपका फ्रीडल क्राफ्ट कहते हैं। अब उदाहरण के साथ देखते हैं, ये आपका हो जाएगा बेंजीन। अब बेंजीन की जब अभिक्रिया किसके कराएंगे, मेथिल क्लोराइड से CH3Cl से, और किसकी उपस्थिति में, तो निर्जल AlCl3 यानी एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो आपका क्या प्राप्त होगा, टॉलुइन प्राप्त होगा प्लस में HCl प्राप्त होगा। तो इतनी जो आपकी अभिक्रिया है यही आपका कौन सी अभिक्रिया होती है, तो यही आपका होती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। यानी कि बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल आपका एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ कराते हैं की उपस्थिति में कराते हैं तो आपका टॉलुइन प्राप्त होता है। यही आपका होती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब अगला आपका जो है वो है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो ये भी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसमें जो भी अभिक्रिया हैं सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या होती है हेलोफॉर्म अभिक्रिया, आगे देखते हैं। मेथिल कीटोनिक समूह युक्त यौगिक की क्रिया जब क्षार तथा हैलोजन से कराते हैं तो हेलोफॉर्म यौगिक बनता है। इस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जो मेथिल कीटोनिक समूह युक्त होता है यौगिक, उसकी क्रिया जब क्षार तथा हैलोजन से कराते हैं तो आपका हेलोफॉर्म यौगिक बनता है। इस अभिक्रिया को जो है हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपका CH3COCH3 जो आपका एसीटोन होता है जिसे एसीटेन कहते हैं, प्लस का 3Cl2 यानी ये मेंटेन करने के लिए, आपका बैलेंस करने के लिए समीकरण 3 लगा है। तो अभी देखेंगे सिर्फ Cl2 प्लस का NaOH की क्षार जो होता है उसकी उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं आपका तो आपका क्या प्राप्त होता है, CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म प्लस का आपका NaCl प्लस का आपका CH3COONA प्लस का H2O। अब बैलेंसिंग के लिए आपका 3 यहाँ पर H2O हो जाएगा और 3 यहाँ पर NaCl और यहाँ पर 4 NaOH हो जाएगा, 4 इसके आगे लग जाएगा और इसके आगे 3 आपका Cl2। तो यही जो आपकी होती है हेलोफॉर्म अभिक्रिया होती है। यानी
जो आपका मेथिल कीटोनिक समूह युक्त यौगिक की क्रिया जब क्षार तथा हैलोजन से कराते हैं तो आपका हेलोफॉर्म यौगिक बनता है। इस अभिक्रिया को जो है आपका क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। तो ये जो है आपका हेलोफॉर्म अभिक्रिया हो गई। अब आगे देखते हैं आपका, अब अगला देखते हैं, तो अगला हमारा है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। यानी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है, ये आपको ऐसे देगा पेपर में कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, यानी इसके बारे में बताइए, या फिर विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है। तो अब आइए देखते हैं विलियमसन संश्लेषण आपकी अभिक्रिया क्या होती है। तो जब एल्काक्साइड को एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म किया जाता है तो ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। यानी आपका जो एल्काक्साइड होता है को एल्किल हाइलाइड के साथ जब गर्म किया जाता है तो आपका क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। और इसी अभिक्रिया को जो है आपका क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। अब इसका जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि सूत्र के साथ देखेंगे किस प्रकार से इसको दर्शाया जाता है। तो आर सिंगल बॉन्ड ओ एन ए प्लस का आर सिंगल बॉन्ड यक्स कि जब गर्म किया जाता है इसको, यानी कि जब आपका एल्का ऑक्साइड ये आपका हो जाएगा और एल्किल हाइलाइड के साथ जब इनको गर्म किया जाता है तो आपका क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। ईथर का सूत्र आपका आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर होता है। ईथर प्राप्त होता है तो यही आपका जो अभिक्रिया होती है। प्लस में NaCl, यानी आप Cl जोड़ेंगे तो Cl होगा, यानी जो भी आपका जुड़ा रहेगा आपका OH होगा या फिर Cl होगा, यही होगा आपका। तो ये जो होता है आपका अभिक्रिया, यही आपका विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया होती है। जहां R आपका एल्किल समूह होता है जैसे CH3 C2H5, और हेलोजन समूह F यक्स जो होता है आपका हेलोजन समूह होता है। यानी इन्हीं की जगह पर आप रख दीजिए, यहाँ पर CH3 रख दीजिए, सिंगल बॉन्ड ONA प्लस का CH3 सिंगल बॉन्ड Cl रख दीजिए। इसी प्रकार आप प्राप्त करेंगे जब यहाँ पर, तो वही सब प्राप्त होगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड O CH3, ये आपका ईथर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या प्राप्त होगा, NaCl प्राप्त होगा। तो यही आपका जो है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। अब अगला देखते हैं, अगला यानी कि हमारा जो अभिक्रिया है वो राइमर टीमन अभिक्रिया। अभी तक हमने 6 अभिक्रिया पढ़ लिया और ये हमारी 7वीं अभिक्रिया है। और 7वीं अभिक्रिया जो हमारी है वो क्या है, रीमर टीमन अभिक्रिया। तो अब रीमर टीमन अभिक्रिया क्या होती है, आइए इसके बारे में देखते हैं। जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर कॉस्टिक सोडा के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को रीमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब फिनॉल जो होता है उसमें क्लोरोफॉर्म मिला करके कॉस्टिक सोडा के साथ आपका 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो आपका सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को जो है आपका क्या कहते हैं, रीमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए इसको पूरा उदाहरण के साथ देखेंगे कि रीमर टीमन अभिक्रिया किस प्रकार से जो होती है, पूर्ण होती है। तो ये आपका हो जाएगा फिनॉल, यहाँ पर OH समूह जुड़ा रहेगा, OH आपका, तो ये आपका फिनॉल हो जाएगा। प्लस का आपका किसके क्लोरोफॉर्म मिला करके, यानी फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाते हैं CH आपका हो जाएगा। प्लस का आपका कॉस्टिक सोडा के साथ यानी NaOH के साथ 333 केल्विन ताप पर जब गर्म करते हैं तो आपका क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। यानी कि OH और यहाँ पर CHO जुड़ा रहेगा क्योंकि एल्डिहाइड समूह का है। प्लस में आपका NaCl होगा और प्लस में आपका H2O होगा। अब यहाँ पर इसको बैलेंसी के लिए देखेंगे तो यहाँ पर 3 NaOH कर देंगे और यहाँ पर 3 NaCl हो जाएगा और यहाँ पर 2 H2O हो जाएगा। तो ये आपका समीकरण जो है एकदम रासायनिक समीकरण वो बैलेंस हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं रीमर टीमन अभिक्रिया आपकी होती क्या है। जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर, जब फिनॉल आपका ये फिनॉल हो गया, इसके साथ क्लोरोफॉर्म मिलाकर कॉस्टिक सोडा के साथ, कॉस्टिक सोडा आपका ये हो जाएगा NaOH, 333 केल्विन ताप पर गर्म करने पर आपका सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। ये आपका एल्डिहाइड सैलिसिल एल्डिहाइड हो जाएगा। प्लस में आपका NaCl प्लस में आपका H2O यानी कि जल बनता है। यही आपका जो होता है रीमर टीमन अभिक्रिया होती है। अब अगला यानी कि कोल्वेज सीमट अभिक्रिया, यानी कोल्वेज सीमट अभिक्रिया आपकी क्या होती है, आइए देखते हैं। और इसको किस प्रकार से जो है आप एकदम आसानी से याद कर सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, सभी क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। अब कोल्वे सीमट अभिक्रिया आपकी क्या होती है, आइए देखते हैं। तो इसमें सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4-8 वायुमंडल दाब तथा 398 से लेकर 413 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करके सोडियम सैलिसिलेट बनाता है, जो सांद्र HCl द्वारा अपघटन से सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। यानी इसमें जो आपका होता है कोल्वे सीमट अभिक्रिया में, तो इसमें सोडियम जो फिनॉक्साइड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4-8 वायुमंडलीय दाब तथा 398 से 413 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करके सोडियम सैलिसिलेट बनाता है, जो आपका सांद्र HCl द्वारा अपघटन से सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। यही आपका जो होता है कोल्वे सीमट अभिक्रिया होता है। ये आपका हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड,
यहाँ पर आपका ON जुड़ा है और ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा। प्लस में किसके साथ आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 48 AP और 398 से लेकर 413 केल्विन तक। तो आपका क्या बनता है, आपका बनता है ये सैलिसिलिक अम्ल, सोडियम सैलिसिलेट बनाता है आपका। यानी कि जब इससे अभिक्रिया करता है, यानी कि सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 48 वायुमंडल दाब तथा 398 से लेकर 413 केल्विन तक इसके साथ जब अभिक्रिया करता है तो आपका सोडियम सैलिसिलेट बनता है। उसके बाद जब ये सोडियम सैलिसिलेट जो है आपका सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो आपका क्या बनता है, इसके अपघटन द्वारा सैलिसिलिक अम्ल बनता है। तो ये आपका सैलिसिलिक अम्ल का हो जाएगा। उसके बाद आपका HCl बनता है। तो यही जो है आपका कोल्बे सीमट अभिक्रिया होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको कोल्बे सीमट अभिक्रिया भी एकदम बढ़िया समझ में आई होगी। अगला देखेंगे युग्मन अभिक्रिया। यानी युग्मन अभिक्रिया आपकी क्या होती है, यानी कि युग्मन अभिक्रिया भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसमें फिनॉल 30 डिग्री सेल्सियस क्षार की उपस्थिति में बेंजीन डाइयोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके एक नौरंगी रंग का रंजक हाइड्रोक्सी एंजोबेंजीन बनाता है। यानी जो आपका युग्मन अभिक्रिया होती है इसमें फिनॉल जो है 30 डिग्री सेल्सियस क्षार की उपस्थिति में बेंजीन डाइयोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके एक नौरंगी रंग का रंजक जिसे हाइड्रोक्सी एंजोबेंजीमीन कहते हैं, यही आपका बनाता है। इसी को आपको जो कहते हैं युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको पूरा उदाहरण के साथ देखेंगे कि युग्मन अभिक्रिया जो आपकी होती है संपन्न कैसे होती है। तो आपकी जो युग्मन अभिक्रिया आपका देखेंगे तो इसमें फिनाल आपका हो जाएगा। आपका जो फिनाल है इसमें इसमें फिनॉल जो है 30 डिग्री सेल्सियस क्षार की उपस्थिति में बेंजीन डाइयोनियम क्लोराइड, यानी आपका फिनॉल जो है बेंजीन डाइयोनियम क्लोराइड के साथ 30 डिग्री सेल्सियस और क्षार की उपस्थिति में जो है क्रिया करके एक नौरंगी रंग का रंजक बनाता है, जिसे आप इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी एंजोबेंजीन कहते हैं। और प्लस में आपका HCl बनता है। यही आपका होता है क्या, युग्मन अभिक्रिया। तो यहाँ पर अब अभिक्रियाओं का आपका हमने 9 अभिक्रिया जो टोटल पढ़ी हैं। अब अभिक्रिया जो यहाँ पर आपकी खत्म हो गई। अब अगला जो क्वेश्चन है डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि और इनके कुछ गुण और उपयोग। अब देखेंगे डाई एथिल ईथर बनाने की जो प्रयोगशाला विधि आपकी होती है उसको, और इसके गुण, और इसको जो है होता है इसका उपयोग। तो देखेंगे डाई एथिल ईथर बनाया कैसे जाता है प्रयोगशाला विधि से। सर्वप्रथम एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में एथिल एल्कोहल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को 2:1 के अनुपात में लेकर बालू उष्मक की सहायता से गर्म करते हैं। यानी कि जो डाई एथिल ईथर है उसको प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है। सर्वप्रथम एक गोल पेंदी का जो आसवन फ्लास्क होता है उसमें आपका एथिल एल्कोहल लेते हैं और आपका सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, और दोनों का मिश्रण क्या होता है, 2 संबंधी 1 का होता है। उसके बाद उसको बालू उष्मक की सहायता से गर्म करते हैं। यानी बालू का जो रेत का उष्मक यानी कि गर्म होता है उसकी सहायता से आपका गर्म करते हैं। और किस पर, 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से ईथर बर्फ के जल में रखे ग्राही पात्र में एकत्रित होने लगता है। यानी 140 डिग्री सेल्सियस पर जब इसे गर्म करते हैं तो ईथर जो होता है बर्फ के जल में रखे ग्राही पात्र जो होता है उसमें एकत्रित होने लगता है। लेकिन इस प्रकार प्राप्त ईथर में सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि इस प्रकार जो प्राप्त ईथर होता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल, एथिल अल्कोहल तथा जल की अशुद्धियाँ होती हैं। यानी कि जब उसको 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो ईथर जो होता है बर्फ के जल में रखे ग्राही पात्र में एकत्रित होता है। लेकिन इसमें होता क्या, आपका ईथर में सल्फ्यूरिक अम्ल, एथिल अल्कोहल तथा जल की अशुद्धियाँ भी होती हैं। तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल की अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे कॉस्टिक सोडा विलयन के साथ इससे कास्टिक सोडा विलयन के साथ होता है, तथा एथिल अल्कोहल व जल की अशुद्धि को दूर करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड के विलयन में रख देते हैं, जिससे शुद्ध डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। यानी कि जब इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की और जल की और एथिल अल्कोहल की जो अशुद्धियाँ होती हैं उसको दूर करने के लिए इसके कहाँ रखते हैं, कॉस्टिक सोडा के विलयन के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं। और एथिल अल्कोहल व जल की अशुद्धि को दूर करने के लिए आपका कैल्शियम क्लोराइड के विलयन में रख देते हैं, जिससे शुद्ध डाई एथिल ईथर जो है प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो है अगर आपके बोर्ड एग्जाम में डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि पूछे तो आप इसको लिखेंगे। अब देखेंगे इसको समीकरण के माध्यम से, यानी रासायनिक जो आपका रासायनिक समीकरण होता है उसके माध्यम से किस प्रकार से लिखेंगे। तो यह आपका हो जाएगा C2H5OH, यानी कि आपका हो जाएगा एथिल एल्कोहल, प्लस में आपका H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको गर्म करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर तो आपका प्राप्त होगा C2H5HSO4 प्लस का H2O। उसके बाद जब आगे इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो आपका C2H5HSO4 का
जब अभिक्रिया कराएंगे किससे, C2H5OH की, और किससे 140 डिग्री सेल्सियस पर जब इसे गर्म करेंगे तो आपका प्राप्त होगा C2H5O सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस का H2SO4। तो यही आपका जो है C2H5 सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड C2H5 जो आपका ये है, यही आपका क्या होगा, डाई एथिल ईथर होगा, और प्लस में आपका H2SO4 प्राप्त होगा। अब जो है देखेंगे रासायनिक गुण, यानी ईथर के डाई एथिल ईथर जो होता है उसके रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। तो पहला आपका हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, यानी एसिटिल क्लोराइड से के साथ इसकी क्रिया निर्जल ZnCl2 या AlCl3 की उपस्थिति में, यानी जिंक क्लोराइड या एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में डाई एथिल ईथर को एसिटिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एथिल एसीटेट बनता है। जैसे आपका ये हो जाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड C2H5 यानी डाई एथिल ईथर प्लस का CH3COCl, यानी कि आपका किससे अभिक्रिया कराते हैं, आपका अभिक्रिया कराते हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ और निर्जल ZnCl2 और AlCl3 की उपस्थिति में। तो आपका क्या बनता है, एथिल एसीटेट बनता है CH3COO प्लस में C2H5Cl बनता है। तो ये हो जाएगा आपका एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराने पर आपका क्या बनेगा। अब अगला इसका रासायनिक गुण देखेंगे तो जल अपघटन द्वारा, यानी जल से जब अपघटन कराएंगे इसका तो क्या बनेगा आपका, उच्च ताप और दाब पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में डाई एथिल ईथर का जल अपघटन कराने पर एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। यानी उच्च ताप पर, जब उच्च ताप और दाब जब उच्च होगा तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब डाई एथिल ईथर का जल अपघटन करने पर आपका एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, यानी कि उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। जैसे हमने एथिल एल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जो है आपका डाई एथिल ईथर प्राप्त किया था, उसी प्रकार से उल्टी प्रोसेस हो जाएगी, तो आपका फिर पुनः से क्या प्राप्त हो जाएगा, एथिल एल्कोहल ही प्राप्त हो जाएगा। जैसे C2H5 सिंगल बॉन्ड हो, C2H5 यानी कि डाई एथिल ईथर प्लस में H2O, उच्च ताप पर आपका तनु H2SO4 की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो आपका उल्टी प्रोसेस हमने पहले ही बोला था होगा, तो आपका क्या प्राप्त होगा, C2H5OH, यानी कि आपका C2H5OH के दो अणु प्राप्त होंगे जो कि आपका क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल हो जाएगा। उल्टी प्रोसेस होगा तो वही फिर आपसे प्राप्त हो जाएगा। अगला आपका दहन अभिक्रिया देखेंगे, इसकी दहन अभिक्रिया क्या होती है। अधिक ज्वलनशील होने के कारण यह शीघ्रता से जलता है, अतः वायु के साथ विस्फोट मिश्रण बनाता है। यानी जो आपका डाई एथिल ईथर होता है वो अधिक ज्वलनशील होने के कारण यह शीघ्रता से जलता है और वायु के साथ विस्फोट मिश्रण बनाता है। जैसे आपका C2H5 सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड C2H5, यानी कि ये तो बार बार आप देखते देखते याद हो गया होगा आपको कि जो डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला होता है आपका यही होता है, प्लस में 6O2 और आपका बनाएगा क्या 4CO2 प्लस में 5H2O। तो अब आगे देखते हैं कि आगे आपका जो प्रश्न है, अब आएंगे आपके न्यूमेरिकल प्रश्न। ये तो हो गए आपके लिखने वाले प्रश्न, इससे पहले आपके बहुविकल्पी प्रश्न, कुछ नियम और आपके जो है कुछ अभिक्रिया और कुछ ऐसे प्रश्न जो कि थ्योरेटिकल बनाने वाले प्रश्न हैं वो सब बता दिए। अब देखेंगे न्यूमेरिकल प्रश्न आपके। न्यूमेरिकल में पहला प्रश्न है 3.65 HCl को 100 ग्राम जल में घोला जाता है, विलयन की मोललता ज्ञात करो। यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, विलयन की मोललता को, जहाँ पर 3.65 HCl को 100 ग्राम जल में घोला जाता है। तो यहाँ पर W बराबर आपका हो जाएगा 3.65 ग्राम, और HCl का यम यानी अणु भार जब निकालेंगे तो आपका एक H का हो जाएगा और Cl का 35.5 होगा, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा 36.5 हो जाएगा। और कैपिटल W बराबर आपका हो जाएगा 100 ग्राम। तो मोललता बराबर आपका क्या होता है, यम डैश बराबर W बटे में स्मॉल यम गुणे कैपिटल W ग्राम में गुणे 1000। तो यहाँ पर मान रख देंगे आपका 3.65 हो जाएगा इसका, और यह आपका दिया था 36.5 गुणे आपका 100, इसका मान जो W का कैपिटल दिया था 100 दिया था, तो ये रख देंगे, उसके बाद गुणे 1000 कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 00 से आपका 00 कट जाएगा, और यहाँ पर जो है 3.65 है उसका 10 में गुणा हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 36.5, और नीचे भी आपका क्या बचेगा 36.5, यानी कि दोनों जो बचेगा सेम ही बचेगा, यानी ऊपर नीचे दोनों तरफ आपका क्या बचेगा 36.5, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। तो यम बराबर जो है स्मॉल यम डैश बराबर क्या हो जाएगा 1 मोल प्रति किलोग्राम, यानी कि आपका जो है इसमें क्या बचेगा, विलयन की मोललता क्या होगी आपका 1 मोल प्रति किग्रा होगी। तो एक बार फिर से इसको देखते हैं, आपका दिया क्या था, जो विलयन का यानी कि आपको विलेय का भार दिया था 3.65 ग्राम, और HCl यानी कि विलेय का आपको अणु भार निकालना था, यानी कि स्मॉल एम बराबर, तो ये आपका निकाल लिया 36.5, और जो है विलायक का भार जो है आपको ये दिया था
तो आपको फार्मूला पता ही है, यानी कि सबको फार्मूला हमने पहले ही बताया था, तो फार्मूला के हिसाब से सबको रख देंगे आप उसी के मान पर, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो है 1 मोल प्रति किग्रा आएगा। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न, यानी कि दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न भी सेम उसी प्रकार से, बस थोड़ा मोड़ा अंतर है। अब इसमें देखेंगे तो भार के अनुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, यानी भार के अनुसार जो है 20% पोटेशियम कार्बोनेट जो है उसकी विलयन की मोलरता आपको ज्ञात करनी है, मोललता ज्ञात करनी है। तो डब्ल्यू बराबर आपका हो जाएगा 20 ग्राम, और कैपिटल डब्ल्यू बराबर जो हो जाएगा 100 माइनस 20, यानी कि 80 ग्राम। जब आपका 20% में दे तो आप 100 मान लीजिए, और उसी में से आपका जो है घटा दीजिए, यानी पूरे को 100 मान लीजिए, पूरे बिलियन को आप 100 मान लीजिए, तो आपका हो जाएगा 80 ग्राम। और K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट का जो स्मॉल एम, यानी कि आपका अणु भार होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे के प्लस में सी प्लस में 3 गुणे जीरो, तो आपका यम स्मॉल यम बराबर हो जाएगा 2 गुणे 39, यानी के का जो होता है 39 होगा, प्लस में 12 गुणे का 3 गुणे का ऑक्सीजन का जो हो जाएगा 16, तो ये आपका हो जाएगा टोटल मिलाकर के 138। अब फॉर्मूला एकदम वही वाला लगाएंगे, यम डैश बराबर स्मॉल डब्लू बटे में स्मॉल एम गुणे का कैपिटल डब्लू ग्राम में गुणे का 1000। तो ये आपका जो फॉर्मूला लगाएंगे और सभी रखेंगे तो आपका क्या प्राप्त होगा, 1.8 मोल प्रति केजी, यानी कि मोल प्रति किग्रा, यही आपका प्राप्त होगा। एक आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 60 प्रति सेकंड है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के 1/10 भाग बचने में कितना समय लगेगा। तो इसको आइए हल करते हैं। आपका के बराबर हो जाएगा 60 प्रति सेकंड, और स्मॉल ए बराबर जो होगा यहाँ पर स्मॉल ए ही होगा, और आपका ए माइनस एक्स बराबर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/10 दिया है तो a/10 हो जाएगा, और टी बराबर आपको ज्ञात करना है। तो आइए इसको सीधे फॉर्मूले पर रखते हैं और इसको पूरा निकालते हैं आपका। तो आपका देखेंगे के बराबर 2.303 बटे में टी आपका हो जाएगा लॉग ए बटे में ए माइनस का यक्स, और के बराबर आपका कितना दिया था, 60 दिया था, तो यहाँ पर 60 रख देंगे, बराबर 2.303 हो जाएगा, बटे में आपका टी हो जाएगा लॉग ए बटे में, और ए माइनस यक्स का मान हमने क्या माना था, ए बटे में 10, तो ए बटे में 10, तो ए से ए आपका कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे आपका, तो t बराबर 2.303 बटे में 60 और लॉग 10, तो लॉग 10 का मान आपका होता है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा t बराबर 2.303 बटे में 60, तो जब इसको आप काटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0.038 हो जाएगा टाइम, यानी 0.038 सेकेंड हो जाएगा। जब इसको आप बदलेंगे तो 3.8 गुणे 10 के पावर माइनस 2 सेकेंड हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो आपको अगर बोर्ड एग्जाम 2025 में क्वेश्चन पूछे तो इसी प्रकार से आपको जो है हल करना है। तो आइए एक बार इसको फिर से देखते हैं कैसे आप हल करेंगे, यानी क्वेश्चन क्या पूछा था, आप इसको हल कैसे करेंगे। तो इसको आपको हल करते समय एक बात ध्यान देने की, आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है। जैसे आपसे पूछा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 60 प्रति सेकंड है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता की 1/10 भाग बचने में कितना समय लगेगा। तो आपको के का मान दिया है बराबर 60 प्रति सेकंड, स्मॉल ए जो है उसका आप स्मॉल ए मान लीजिए, नहीं दिया है कुछ तो, और ए माइनस एक्स बराबर आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रारंभिक सांद्रता जो है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता की 1/10 भाग पूछा है, तो यहाँ पर a/10 आप कर लेंगे, और टी आपको समय निकालना है। तो आप फार्मूले पर सीधा सीधा रखेंगे, के बराबर 2.303 बटे में टी लॉग ए बटे में ए माइनस यक्स, ये आपका फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर जो है आप सभी का मान रख देंगे, 60 के का मान दिया था आपका, और ये उसी तरह उतर जाएगा, और टी का मान आपको निकालना है लॉग ए का मान ए ही था, और ए माइनस एक्स का मान a/10 था, तो ए से ए आपका कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ आपका लॉग 10, और टी बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2.303 बटे में 60 लॉग 10, तो लॉग 10 जो है इसका मान 1 होता है, तो आपका डायरेक्टली इसका आंसर जो है टी बराबर 2.303 बटे में 60 आएगा, बराबर 0.038, या इसी को 3.8 गुणे 10 के पावर माइनस 2 सेकेंड कहिए। अब आगे देखेंगे क्या होता है जब इसमें आपको केवल क्या लिखना रहता है, केवल रासायनिक समीकरण, यानी क्या होता है जब वाला जब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है तो इसमें आपको लिखना क्या होता है, सिर्फ रासायनिक समीकरण लिखना आता है। तो अब इसको आगे देखेंगे कि आप इसको कैसे करेंगे, यानी कि क्या होता है जब आपका क्वेश्चन पूछे तो आपको 1% की भी दिक्कत ना हो, और इसमें सिर्फ आपको रासायनिक समीकरण लिखने को देता है। जैसे पहला आपसे बोला है एथिल एमीन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है, तो आपका क्या होगा। तो आइए देखते हैं, एथिल एमीन जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है तो क्या होगा आपका। सबसे पहले आपका एथिल एमीन लिखेंगे, तो आपका एथिल एमीन का फॉर्मूला होता है C2H5 यन यच और यच, ये हो जाएगा आपका एथिल एमीन, यानी कि ये आपका जो हो जाएगा एथिल एमीन हो जाएगा।
उसके बाद आगे देखेंगे किसके साथ अभिक्रिया करता है आपका एथिलेमिन। ये जो आपका एथिलेमिन हो जाएगा, ये अभिक्रिया करता है आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपका RMgBr हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसको आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कर लीजिए। इन दोनों की जब अभिक्रिया होती है तो आपका क्या होता है, ये आपको बताना है। तो जब इनकी अभिक्रिया कराते हैं एथिलेमिन की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, तो आपका R सिंगल बॉन्ड H यानी कि एल्केन प्राप्त होता है, प्लस में Mg के साथ सिंगल बॉन्ड NH इंटू NHC2H5 और एक सिंगल बॉन्ड से Br, यानी कि जब एथिलेमिन का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यही जो है आपको लिखना रहेगा, यानी यही जो आपका रासायनिक समीकरण ये आपको देना रहेगा। अब दूसरा आपका है सिल्वर क्लोराइड के अवक्षेप में अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन धीरे धीरे मिलाते हैं। तो आपका सिल्वर क्लोराइड के अवक्षेप में अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन धीरे धीरे मिलाते हैं तो आपका क्या होता है, तो आइए देखते हैं। ये हो जाएगा आपका सिल्वर क्लोराइड AgCl हो जाएगा, प्लस में आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप यानी कि 2NH4 प्लस का OH। तो आपका इसको जब मिलाते हैं तो आपका क्या होता है ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा Ag और ब्रैकेट में आपका NH3 का हो जाएगा ट्वाइस इंटू आपका Cl हो जाएगा, प्लस में 2H2O। यही आपका होगा और ये जो है आपका विलय लवण बनेगा। तो जब आपका सिल्वर क्लोराइड के अवक्षेप को जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन में धीरे धीरे मिलाते हैं तो आपका क्या होता है, तो AgCl हो जाएगा, प्लस में 2NH4OH हो जाएगा। और इसको जब मिलाएंगे तो आपका धीरे धीरे क्या बनेगा, Ag ब्रैकेट में NH3 का ट्वाइस Cl प्लस का 2H2O बनेगा। अब इसी प्रकार से तीसरा देखेंगे, फॉस्फेरस ट्राइक्लोराइड सल्फर से अभिक्रिया करता है। यानी जब क्या होता है, जब आपका फॉस्फेरस ट्राइक्लोराइड जो होता है सल्फर से अभिक्रिया करता है, इसमें आपको कुछ लिख कर नहीं बताना रहता है, इसमें आपको सिर्फ यानी रासायनिक समीकरण देना रहता है, तो इसमें आपको लिखना कुछ नहीं रहता है। तो आइए देखते हैं, फॉस्फेरस ट्राइक्लोराइड सल्फर से अभिक्रिया करता है तो आपका क्या होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2PCl3। यहाँ पर 2 हम पहले से लगा दें, बाद में आपको मेंटेन करना सिखाते हैं, आप रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करेंगे। तो ये आपका PCl3 हो जाएगा, ये आपका फॉस्फेरस ट्राइक्लोराइड हो जाएगा, प्लस में किसके साथ अभिक्रिया करता है, तो आपका सल्फर से अभिक्रिया करता है, यानी ये जो है सल्फर से अभिक्रिया करता है। तो ये जो हो जाएगा आपका, पहले इसकी अभिक्रिया आपका किससे कराएंगे, टू आपका इससे कराएंगे, यानी कि इससे अभिक्रिया कराएंगे तो आपका क्या प्राप्त होगा, 2 आपका POCl3 प्राप्त होगा। अब इसकी जो अभिक्रिया आपका किससे कराएंगे, सल्फर से कराएंगे, यानी सल्फर से जब अभिक्रिया कराएंगे तो आपका क्या प्राप्त होगा, 2 माफ करिए 2 अभी नहीं लगाएंगे, 2PsCl3 प्लस का SO2 प्राप्त होगा। तो यहाँ से अब जब इसको बैलेंसिंग करेंगे तो आपका यहाँ पर 2 लगाएंगे, यानी 2PlC3 हो जाएगा। यहाँ पर इसके आगे 2 आपका लगाएंगे और ये 2 हमने पहले से ही लगा दिया है। उसके बाद आपका 2 कहाँ पर लगाएंगे, एक यहाँ पर लगाएंगे, यानी कि फॉस्फेरस ट्राइक्लोराइड जब सल्फर से अभिक्रिया करता है तो आपका यही जो होता है रासायनिक समीकरण होगा। अगला है PCl5 की जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यानी जो PCl5 होता है उसकी जल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो आपका क्या होता है। तो आइए देखते हैं, PCl5 की जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपका क्या होता है। सबसे पहले आपका PCl5 डायरेक्टली बोला है तो इसको ले लेंगे। उसके बाद आपका किससे अभिक्रिया कराते हैं, तो जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जल आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका बनेगा क्या, जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे PCl5 की जल के, तो आपका P आपका बनेगा, उसके बाद OCl3 आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या बचेगा, 2HCl बनेगा, यानी जब PCl5 की जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यही आपका रासायनिक समीकरण जो है आप देंगे। यानी PCl5 की जब जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, PCl5 प्लस का जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आपका हो जाएगा POCl3 प्लस का 2HCl। अब अगला यानी कि 5वां नंबर पर देखते हैं, आयोडीन की सांद्र HNO3 के साथ क्रिया कराई जाती है। यानी जब आयोडीन की सांद्र HNO3 के साथ क्रिया कराई जाती है तो आपका क्या बनता है। तो सबसे पहले आपका ले लेंगे आयोडीन, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका I2 और इसकी अभिक्रिया किससे कराई जाती है, सांद्र HNO3 से, यानी HNO3 आपका हो जाएगा। जब आयोडीन की अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ कराई जाती है तो आपका बनता क्या है, तो HIO आपका 3 ये बनेगा। उसके बाद NO2 बनेगा। उसके बाद प्लस में आपका क्या बनेगा, H2O बनेगा। अब ये देखेंगे आपका रासायनिक समीकरण ये जो है ये बैलेंस है, तो ये आपका बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपका कर देंगे 10 HNO3, यानी यहाँ पर आपका कर देंगे 10 HNO3, यहाँ पर आप करेंगे 2HIO3 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 NO2 और यहाँ पर 4H2O। तो अब ये जो है आपका रासायनिक समीकरण ये आपका जो है बैलेंस हो जाएगा। तो आयोडीन की जब सांद्र HNO3 के साथ क्रिया कराई जाती है तो आपका क्या होता है, तो I2 प्लस का 10 HNO3, इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा 2HIO3 प्लस का 10 NO3 प्लस का 4H2O। तो यही आपका प्राप्त होता है।
अब इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, सभी आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न, न्यूमेरिकल प्रश्न और क्या होता है जब ये भी बता दिया, और कुछ अभिक्रिया बताई है और कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। अब बचा क्या है आपका, कैसे प्राप्त करोगे। तो आगे देखते हैं वीडियो में कि आप कैसे प्राप्त करेंगे वाला जो क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, तो उसको कैसे करेंगे। तो अगला आपका आ जाएगा कैसे प्राप्त करोगे। इसमें जो होता है आपको, जैसे उसमें होता था कि क्या होता है वाला में, उसमें कि केवल आपको केवल रासायनिक समीकरण देने होते थे। इसमें भी आपको केवल रासायनिक समीकरण देने होते हैं, यानी कि कैसे प्राप्त करोगे। इसमें भी आपको केवल रासायनिक समीकरण आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो देना रहेगा, कुछ लिख करके नहीं बताना रहता है। जैसे पहला है आपका अमोनिया से नाइट्रोजन, यानी अमोनिया से नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले का उत्तर कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा CuO, उसके बाद आपका अमोनिया से नाइट्रोजन बोला है, यानी कि NH3। अब इससे आपका नाइट्रोजन प्राप्त कैसे करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा Cu, प्लस में आपका हो जाएगा H2O, प्लस में आपका प्राप्त होगा नाइट्रोजन। तो यहाँ से अमोनिया से आपका नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसी प्रकार जो है आपका अमोनिया से नाइट्रोजन प्राप्त करेंगे। अब यहाँ अब इतना करने के बाद आप देखेंगे कि रासायनिक समीकरण जो है वो संतुलित है कि नहीं, यानी कि रासायनिक समीकरण यहाँ पर संतुलित है कि नहीं। तो ये रासायनिक समीकरण में देखेंगे यहाँ पर आपका H कितना है, हाइड्रोजन कितना है, 3 है। लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन आपका कितना है, 2 है, और नाइट्रोजन यहाँ पर देखेंगे 2 है, और यहाँ पर नाइट्रोजन देखेंगे 1 ही है। तो अब आप इसको संतुलित कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो है आपका 3 लगा देंगे, यानी कि 3 CuO। तो यहाँ पर आप 3 CuO जब लगाएंगे, और यहाँ पर जो है आपका क्या लगा देंगे, 2NH3 लगा देंगे, यानी कि 2NH3। तो अब इसको बैलेंस करेंगे तो आपका बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर फिर 3 CO लगा देंगे, तो यहाँ पर आपका 3 Cu हो जाएगा और 3 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो 3 कॉपर के लिए 3 यहाँ पर लगा देंगे, और 3 यहाँ पर लगा देंगे तो आपका 3 ऑक्सीजन यहाँ से हो जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 3 6 हो जाएगा, हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस हो गया। अब बचा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के आगे 2 लगाया तो आपका 2 ही होगा, तो 2 यहाँ पर नाइट्रोजन आपका बैलेंस हो गया, यानी कि आपका जो रासायनिक समीकरण है वो बैलेंस हो गया। और आप प्राप्त कैसे करेंगे अमोनिया से नाइट्रोजन, तो यही आपका जो है रासायनिक समीकरण, इसी विधि से जो है आप अमोनिया से नाइट्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा है आपका फॉस्फोरस से ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, यानी जो फॉस्फोरस होता है उससे ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप लेंगे फॉस्फोरस, ये आपका हो जाएगा फॉस्फोरस, P से आपका होता है फॉस्फोरस। अब इससे आपको क्या करना है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल प्राप्त करना है, ये आपका फॉस्फोरस हो जाएगा। प्लस में जब इसकी अभिक्रिया आप किससे कराएंगे, HNO3 से कराएंगे, सांद्र HNO3 से, यानी ये जो आपका होना चाहिए सांद्र HNO3 होना चाहिए। इसकी अभिक्रिया जब इससे कराएंगे तो आपका जो है यहाँ पर I2 उत्प्रेरक के रूप में रहेगा, यानी कि आयोडीन जो है उत्प्रेरक के रूप में रहेगा। और जब इसको गर्म करेंगे, यानी जब इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या प्राप्त होगा, H3PO4, यानी कि यही जो आपका होगा ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल होगा, H3PO4। प्लस में आपका क्या बनेगा, NO2 बनेगा, प्लस में आपका बनेगा H2O, जल बनेगा। यानी कि यही अभिक्रिया जब कराएंगे आपका फॉस्फोरस से सांद्र HNO3 की, तो आपका बनेगा, और I2 यानी कि आयोडीन जो होगा उत्प्रेरक के रूप में होगा, और इसको जब गर्म करेंगे इसकी उपस्थिति में तो आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल यानी कि H3PO4 प्लस में NO2 प्लस में H2O बनेगा। अब ये भी जो आपका रासायनिक समीकरण है बैलेंस नहीं है, तो अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे 5HNO3। तो यहाँ से आपका जो है 5HNO3 लगा देंगे, और यहाँ पर जो है आपका इसके आगे लिखा देंगे 5NO2, और ये आपका तो हो जाएगा बैलेंस, यानी कि अब आपका रासायनिक समीकरण जो है वो बैलेंस हो गया। अब अगला देखेंगे फॉस्फोरन से फॉस्फीन गैस, यानी जो फॉस्फोरस है उससे फॉस्फीन गैस किस प्रकार प्राप्त करेंगे। पहले आपने देखा फॉस्फोरस से ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल प्राप्त करना, अब देखेंगे फॉस्फोरस से जो है फॉस्फीन गैस प्राप्त करना है। तो इसका जो है रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले आपका हो जाएगा फॉस्फोरस P4, प्लस में आपका हो जाएगा NaOH, यानी कि फॉस्फोरस का जो है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे, वो भी किसकी उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल के साथ जब फॉस्फोरस की अभिक्रिया कराएंगे, और आपका जो है CO2 की उपस्थिति में, और आपका अक्रिय वातावरण में कराएंगे। कहाँ पर कराएंगे, अक्रिय वातावरण में, इसकी उपस्थिति में CO2 की उपस्थिति में जब आपका फॉस्फोरस की अभिक्रिया जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल के साथ कराएंगे अक्रिय वातावरण में, तो आपका मिलेगा PH3, यानी कि फॉस्फीन गैस हो जाएगा। प्लस में आपका NaH2PO2 बनेगा, आपका यही आपका जो है इसका रासायनिक समीकरण होगा। अब ये देखेंगे आपका ये भी जो रासायनिक समीकरण है ये भी बैलेंस नहीं है, तो इसके आगे आप लगा देंगे 3, और इसके भी आगे भी आप लगा देंगे 3। तो ये आपका इधर का तो हो गया, अब इधर देखेंगे कि बैलेंस है कि नहीं, तो इधर भी आपका बैलेंस नहीं है, तो इस पूरे के आगे जो है 3 लगा देंगे तो आपका बैलेंस हो जाएगा। तो यही आपका जो है रासायनिक समीकरण होगा जब आपको फॉस्फोरस से फॉस्फीन गैस प्राप्त करने के लिए देगा। और अंतिम प्रश्न जो हमारा आज का रहने वाला है इस क्लास का, यानी कि
इसमें कैसे प्राप्त होता है, हम 4 ही प्रश्न लाए थे। बाकी इसमें आपको सभी प्रकार के प्रश्न जैसा कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वैसा प्रश्न हमने करा दिया है। तो अब अंतिम प्रश्न है अमोनियम डाई क्रोमेट से नाइट्रोजन, यानी अमोनियम डाई क्रोमेट से नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करेंगे। तो अमोनियम डाई क्रोमेट का पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है NH4 का ट्वाइस CrO7। अब इसको जब आप गर्म करेंगे तो आपको नाइट्रोजन इससे प्राप्त करना है, तो गर्म करेंगे तो आपका नाइट्रोजन मिल जाएगा, यानी N2 मिल जाएगा, प्लस में आपका H2O मिल जाएगा, प्लस में Cr2 यानी Cr2 मिलेगा, O3 मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो रासायनिक समीकरण वो बैलेंस है, तो बैलेंस नहीं है। यहाँ पर आप 2H2O लगा, माफ करिए 4H2O लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा बैलेंस। तो अमोनियम डाई क्रोमेट से नाइट्रोजन बनाना, तो इसी रासायनिक समीकरण जो है, यही रासायनिक समीकरण जो होगा आप प्रयोग करेंगे तो अमोनियम डाई क्रोमेट से जो है आपका क्या बनेगा, नाइट्रोजन गैस बनेगा। यानी थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, इसका हम दोबारा से जो है फार्मूला लिख देते हैं। इसका होता है अमोनियम डाई क्रोमेट का फॉर्मूला NH4 का ट्वाइस CrO7। अब जब इसको जो है गर्म करेंगे तो आपका क्या प्राप्त होगा, N2 यानी नाइट्रोजन जो हमें प्राप्त करना है, प्लस में आपका 4 H2O प्राप्त होगा। यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए आप 4 लगा देंगे, प्लस में आपका क्या प्राप्त होगा, Cr का ट्वाइस O3। यही आपका जो है अमोनियम डाई क्रोमेट से नाइट्रोजन बनाने का विधि होता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमने आपको सभी प्रकार के जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछेंगे बता दिया, यानी कि क्या होता है जब वो वाला प्रश्न, इसके बाद कैसे प्राप्त करोगे, उसके बाद आपका महत्वपूर्ण नियम, महत्वपूर्ण अभिक्रिया, महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, न्यूमेरिकल, आपके सभी प्रकार के प्रश्न जो है एक ही वीडियो में हमने आपको करा दिया है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और पूरा एकदम वीडियो अच्छे से वॉच करिएगा, ताकि आपको जिस भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो आपको दिक्कत 1% की भी ना हो। यानी कि इसमें हमने आपको सभी प्रश्न करा दिए हैं और आगे ऐसी ही सभी सब्जेक्ट की वीडियो जो है मैराथन क्लास आती रहेंगी। यानी इसी प्रकार से जो है सभी सब्जेक्ट का आपका क्लास आती रहेगी, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर पाने में इससे आसानी प्राप्त हो सके। तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये क्लास बढ़िया लगी हो।